दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 का वॉर जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच सेकंड कॉन्फ्लिक्ट था। संघर्ष ने इस विवाद को हल तो नहीं किया, लेकिन इसने यूएस और सोवियत यूनियन को इस तरह से शामिल किया जो इस रीजन में बाद में सुपर पावर के इन्वॉल्वमेंट के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इस रीजन में विवाद साउथ एशिया में डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में उत्पन्न हुआ था। 1947 में जब ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की तो इसका पार्टीशन दो अलग अलग हिस्सों में किया गया। पहला द सेक्युलर नेशन ऑफ इंडिया, दूसरा मुस्लिम नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान दो नॉन कंटिगुअस रीजन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से बना था, जो कि इंडियन टेरिटरी के थ्रू सेपरेटेड थे। लेकिन 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नया देश बांग्लादेश बन गया था। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जिसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन थी लेकिन एक हिंदू नेता था, इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता था। इस आर्ग्यूमेंट पर कि कौन सा नेशन स्टेट को शामिल करेगा, 1947 एंड 48 में पहला इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ और यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता के साथ समाप्त हुआ। जम्मू एंड कश्मीर, जिसे भारतीय कश्मीर या सिर्फ कश्मीर के रूप में जाना जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शामिल हो गया। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ये मानती रही कि मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। दोस्तों, 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर या सेकंड कश्मीर वॉर अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों का नतीजा था। 1962 के भारत चीन युद्ध में इंडिया हार गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडियन आर्मी कमज़ोर है, उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास नए हथियारों की कमी थी। दूसरी ओर 50 के दशक में पाकिस्तान कोल्ड वॉर के समय अमेरिका का साथी बन गया था और सोवियत यूनियन से बचाव के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कई नए हथियार दिए थे, जैसे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, फाइटर प्लेन्स एटसेट्रा। इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी कॉन्फिडेंट थी कि उनके पास काफ़ी क्वालिटी के हथियार हैं जो कि इंडिया से बेहतर हैं। पाकिस्तान को लगा ये बहुत अच्छा मौका है कि हम भारत में अटैक करें और कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दें। 27 मई 1964 को इंडिया के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस सा था। कांग्रेस में भी लीडर्स को लेकर टेंशन थी कि अगला लीडर कौन बनेगा। लोगों में उनकी लेगेसी को लेकर कई सवाल थे। ऐसा अपीयर हो रहा था कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर है। ऑन द अदर हैंड हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी और कश्मीर इशू पर पिछले 18 साल से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। पाकिस्तान को इन सभी रीजंस की वजह से लगा कि उन्हें कश्मीर में अटैक कर देना चाहिए और एक ही बार में पूरे कश्मीर को अंडर में ले लेना चाहिए। इस बात की खबर जब आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी और एयर मार्शल अर्जन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को दी, तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेते हुए कहा, अगर वो जम्मू कश्मीर कैप्चर कर रहे हैं तो आप पूरा पाकिस्तान ले लो। इस डिसीजन के बाद पहली बार हमारे देश की डिफेंस सर्विस ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए थे और फिर यहाँ से शुरू हुआ 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के 50% हिस्से में अपना दावा ठोक दिया था, जिसकी भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर में कई बार टक्कर हुई थी। दोस्तों, सर क्रीक गुजरात में रन ऑफ कच्छ के दलदल में पानी की 96 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड रीजन है। क्रीक रफली इंडिया में कच्छ रीजन और सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान को सेपरेट करती है। पाकिस्तान कहता था कि सर क्रीक पूरी उनकी है। इस इशू को लेकर 1965 में यहाँ बॉर्डर्स पर फायरिंग हुई थी, लेकिन इंग्लैंड की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि दोनों बैठकर इसमें आपसी समझौता करेंगे। एक आर्बिट्रेशन पैनल बनाया गया और फाइनली 1968 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इंडिया और पाकिस्तान के रन ऑफ कच्छ बॉर्डर क्लेम्स को रिजॉल्व किया, जिसमें सर क्रीक भी शामिल था। इस प्रस्ताव में इंडिया को 90% और पाकिस्तान को 10% मिला। दोस्तों, पाकिस्तान का 1965 वॉर में एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर में एक स्ट्रगल शुरू किया जाए और वहां के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाया जाए और इसी तरह कश्मीर में अपनी आर्मी भेजकर पूरी कश्मीर में अपना कब्जा जमा लिया जाए। और इसी के लिए पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया।
दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा प्लान्ड और एग्जीक्यूट किया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम था। ऑपरेशन की स्ट्रेटजी लाइन ऑफ कंट्रोल को गुप्त रूप से क्रॉस करना और मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीरी पॉपुलेशन को इंडियन रूल के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना था। लेकिन यह ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि वहां के लोगों ने इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वहां के नागरिकों ने ही घुसपैठियों को पकड़कर आर्मी के हवाले कर दिया और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने जम्मू के वाइटल टाउन अखनूर पर कब्जा करने के ऑब्जेक्टिव से ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नामक काउंटर अटैक शुरू किया। क्योंकि अखनूर जम्मू से थोड़ा नॉर्थ में है और अखनूर के थ्रू रास्ता है रजौरी और कुंज पहुंचने का, अगर पाकिस्तान आर्मी अखनूर में कब्जा कर लेती तो कुंज और रजौरी भारत से पूरी तरह कट ऑफ हो जाते। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के साथ ही बॉम्बिंग कैंपेन शुरू किया। कश्मीर में कई जगह बमबारी हुई। इंडियन आर्मी ने इस अटैक को रिपल्स कर दिया और अखनूर को बचाने में सफलता हासिल की। लेकिन अब युद्ध पूरी तरह छिड़ चुका था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी को कश्मीर में झोंक दिया था और भारत ने इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए पंजाब में एक नया फ्रंट खोल दिया। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी कश्मीर में अटैक कर रही थी तो इंडियन आर्मी जानती थी कि अगर उन्हें वहां से प्रेशर रिड्यूस करना है तो उन्हें पंजाब में अटैक करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की कुछ आर्मी कश्मीर से पंजाब शिफ्ट हो जाए और कश्मीर में प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। भारत के आर्मर्ड डिवीज़न पाकिस्तान के अंदर घुस गए और लाहौर के बाहर तक पहुंच गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज ने भी काउंटर अटैक किया और बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर स्थित खेमकरण शहर पर कब्जा कर लिया। खेमकरण को कैप्चर करने के बाद अब उनका टारगेट अमृतसर में कब्जा करने का था। क्योंकि इंडियन आर्मी लाहौर में कब्जा करने की कोशिश कर रही थी तो पाकिस्तान आर्मी ने खेमकरण से अमृतसर की ओर बढ़ने का सोचा। बाद में भारत सरकार ने खेमकरण को वापस लेने के लिए एक बहुत फेमस बैटल लड़ा। इस बैटल का नाम था असल उत्तर। दोस्तों, बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान लड़े गए लार्जेस्ट टैंक बैटल में से एक था। ये युद्ध 8 से 10 सितंबर 1965 तक लड़ा गया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड में पहली बार इतने सारे टैंक लड़ाई में शामिल हुए थे और इस असल उत्तर की लड़ाई में भारत ने फिर से खेमकरण को जीत लिया था। पाकिस्तान के पास मॉडर्न पैटर्न के टैंक थे जो अमेरिका ने उसे सप्लाई किए थे। इंडिया के पास पुराने टैंक थे, बावजूद इसके इंडियन आर्मर्ड डिवीज़न ने पाकिस्तान आर्मर्ड डिवीज़न को बुरी तरह हरा दिया। क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इंडिया के कमांडर्स बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मॉडर्न टैंक मिट्टी में तब्दील हो गए। वॉर के दौरान दुनिया ने इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच एक इमेंस एग्रेसिव एयर कॉम्बैट देखा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास यूएस सप्लाइड प्लेन्स थे, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास ब्रिटिश और सोवियत मेड प्लेन्स थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बहुत नुकसान पहुंचाया। इनिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत सक्सेसफुल रही। उसने इंडिया के कई मिलिट्री बेसेस जैसे पठानकोट, जामनगर में अटैक किया। इससे इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स ने काउंटर अटैक किए और ऐसा माना जाता है कि अगर ये युद्ध 1 महीना और चलता तो पाकिस्तान की फोर्स अपना पूरा इम्यूनेशन खत्म कर देती। वॉर के समय भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा था। 1965 की लड़ाई के दौरान यूएस प्रेसिडेंट लाइडन जॉनसन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकी दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी क्योंकि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे, उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं।
जब उन्होंने देख लिया कि उनके बच्चे एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने को कहा और उनकी एक पुकार से लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया। साउथ एशिया में दोनों कंट्रीज के बीच शत्रुतापूर्ण स्थिति ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित किया और यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने के लिए कहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 20 सितंबर 1965 को रेजोल्यूशन 211 पास किया, जिसमें दोनों देशों से बातचीत के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। यूएसए और यूके ने रेजोल्यूशन में सपोर्ट किया और दोनों कंट्रीज के हथियारों की सप्लाई में तुरंत कटौती की। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान दोनों सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमत हुए जो 23 सितंबर को लागू हुआ। बाद में भारत और पाकिस्तान सोवियत यूनियन द्वारा मध्यस्थता के साथ ताशकंद में बातचीत के लिए बैठ गए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता यूएसएसआर की मध्यस्थता में हुआ था। सोवियत यूनियन ने दोनों कंट्रीज के नेता अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया। उस समय ताशकंद शहर सोवियत यूनियन में था, लेकिन इस समय उज्बेकिस्तान में है। इस समझौते में डिसाइड हुआ कि जो प्री वॉर बाउंड्री है उसी को हम एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री मानेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर लाइन या एलओसी में जो अगस्त के पहले की स्थिति थी उसी पर वापस लौटा जाएगा। डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से रिस्टोर किए जाएंगे और डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम कश्मीर मुद्दे पर शांति से बैठकर वार्ता करेंगे। 10 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद समझौते में साइन करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते ने साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के अपने शॉर्ट टर्म एम को प्राप्त कर लिया, लेकिन 1971 में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया। 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर इंडियन आर्मी की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को एक नए देश बांग्लादेश में तोड़ने के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।